हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। 98% अतिथि शिक्षकों की समस्या समाधान हो चुका है और उनको नियुक्ति मिल चुकी है। खाली 2% बस अतिथि शिक्षक हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं पाया। तो सोमवार तक सभी पद अपडेट कर दिए जाएंगे, सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। सोमवार तक पूरा जितनी भी समस्या है सभी का समाधान किया जाएगा। डीपीआई का आदेश। और शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जा रही है और अच्छा किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को भविष्य में आगे बाहर नहीं निकाला जाएगा और उनको नियमित करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, इनकी शिक्षा मंत्री जी से क्या बात हुई, डीपीआई में क्या बात हुई है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना, नई अपडेट पाने के लिए। अभी ये आप सब लोग लगातार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं या नहीं है, तो आप हमसे अच्छा आप जान सकते हैं। और जहां तक मैं जान पा रहा हूं तो नहीं है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि किसी को भी अपने भविष्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। किसी प्रकार से हम स्कूल में एक बार लग जाए और स्कूल में लगने के बाद बस हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। अभी तो हम लग गए, भले मार्च में बाहर कर दें, फरवरी में बाहर कर दें, अगला वर्ष आए हमें फिर ज्वाइनिंग मिल जाए। बस हमारे और आपके बीच में यही चीज हो गई। मैं देख रहा हूँ लगातार। साथियों, आज आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी का। इसमें शिक्षा मंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे व्यक्तिगत नॉलेज में, या मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ऐसे लोगों को जो लोग जिनके द्वारा भाड़े के शिक्षक रखे गए, और वो भी एक दो नहीं, पूरे 500, और उसमें से 100 शिक्षक ऐसे हैं जो उनके जिले से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। पहला मैंने ऐसा कोई मंत्री देखा है विभाग का जो ये जानते हुए कि हमारे विभाग में फर्जीवाड़ा चल रहा है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर आपको पता है कि प्रदेश में 500 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह पर किसी अन्य शिक्षक को लगा के रखा है, भाड़े का शिक्षक रखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा था कई पेपरों में कि प्रभारी की जगह पे कोई अन्य व्यक्ति आगे 500 रुपए में पढ़ा रहा था। इस प्रकार शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि 500 लोग ऐसे जो जिनका डाटा माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास है, और 100 ऐसे लोग हैं जो शिक्षा मंत्री जी के जिले से हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ही ये सब जानबूझ के करवा रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि वो किसी को कुछ कर नहीं पा रही है। कि शिक्षा मंत्री जी ये सोच रहे हैं कि अगर उन शिक्षकों पर हमने कार्रवाई कर दी, जो 500 शिक्षक हैं, अगर उनके ऊपर हमने कार्रवाई कर दी तो हमारा वोट का बैंक खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा कारण है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास सारे सबूत होते हुए कि 500 भाड़े के शिक्षक लगे हुए हैं और 100 तो उनके जिले के ही हैं, और उन पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़े वर्ड है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने विभाग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। पहला ऐसा मैंने मंत्री देखा है या किसी भी अधिकारी को जान रहा है कि ये गलत हो रहा है, और डाटा भी उसके पास है, सबूत भी उसके पास है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है। इसका मतलब क्या अंदाजा लगाया जाए? अगर आप अपने विभाग को सही नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे लिए क्या कर पाओगे? कहने का मतलब यह है कि जब आप शिक्षकों को सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप विभाग को क्या सही करोगे? वहां तो और एक से एक बड़े आईएएस आईपीएस जिनके इशारे पे आप चलते हैं वो बैठे हुए हैं। वाह, धन्य है शिक्षा विभाग और धन्य है इस विभाग के मंत्री। वही मंत्री जी के एक शब्द और मेरे पास एक खबर आई है कि हमारे कुछ साथी हैं जो उनके जिले के हैं, उनके विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं। उनसे मैंने कहा था कि आप लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें और अपने भविष्य के बारे में उनसे बात करें कि आखिर हमारे भविष्य को सुरक्षित आप करोगे या नहीं करोगे। आप लोगों को सुनकर ताजुब होगा जो मंत्री जी ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी, आपने विधानसभा में फरवरी 2024 में कहा था कि हम आपके लिए नीति बना रहे हैं, और अब आप कह रहे हो कि हम कोई नीति नहीं बना रहे हैं। तो उनका जवाब क्या था कि अरे तुम छोड़ो, कहां पड़े हो नीति में, तुम बताओ, तुम वो हम और कहीं लगा देते और कहीं लग जाओ। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर मैं मानता हूं आपके विधानसभा के लोग हैं और वो आपको शायद वोट देंगे, हम नहीं देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम इस सरकार को बनाने में कहीं ना कहीं हमारा और हमारे परिवार का भी हाथ है। हम लोगों ने भी आपके सरकार को वोट दिया तब आपकी सरकार बन गई और उसके मध्य आप मंत्री बने।
तो लगभग हमारा 1.5 लाख का परिवार है। और ऐसे ही कम से कम 50 से 60 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल कहीं काम करके आज स्कूल से बाहर और घर बैठ गए हैं। जिस प्रकार से आप अपने विधानसभा के लोगों को बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपको कहीं और लगवा देते हैं, तो कृपया करके इन लोगों पर कृपा कर दीजिए, बेचारों को रोजगार मिल जाएगा। धन्य है शिक्षा मंत्री जी। अब मैं समझ चुका हूं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब क्यों है, क्योंकि जो मंत्री खुद जानते हुए कि स्कूलों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, शिक्षक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और वो कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है, तो वो शिक्षा विभाग या शिक्षा बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा। बहुत बड़ी बात हो गई। अब तो ये भी कहने में अपने आप में वो लगता है कि हम उस मंत्री से मांगने जा रहे हैं जिसको अपने विभाग के बारे में पता होती है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा। चारों तरफ से हम लोग हताश होकर बैठ गए। हमारे आज बहुत सारे पुराने साथी स्कूलों से बाहर हो गए। कल तो एक बहन का फोन आया था, बहुत रो रही थी बेचारी, हम बाहर हो गए, हम विकलांग हैं, अब हम कहाँ जाएं। ऐसे कई सारी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो घर से बहुत गरीब है, जिनकी रोजी रोटी इसके दम पे चलती थी, लेकिन जो इस नौकरी से घिनाते थे, जो इस नौकरी को करना नहीं चाहते थे और अच्छे घरों से बिलोंग करते थे, उनको इस नौकरी की आवश्यकता भी नहीं है, उनके द्वारा इनकी नौकरी भी छीन लेगी। और हमारे विभाग में बैठे मंत्री ऐसे बयान देते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हम तो जानते हैं गलत हो रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो भी डीबीआई में बैठे अधिकारी बाबू अपने लोगों को लाभ दिलवाने के लिए जो आदेश जारी करवा देते हैं, उसमें भी वो अपने मन से करते हैं। मतलब आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, मतलब आप उनका कुछ कर ही नहीं सकते। वर्तमान में 10,000 से अधिक पद खाली है। हमारी तो छोड़िए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, पर नौनिहाल जिनको शिक्षक मिलने चाहिए थे, अभी तक आपका एक पोर्टल सही नहीं हो पाया। हमारा भविष्य का क्या होगा हमें तो खुद नहीं पता, क्योंकि हम तो, हमारे मंत्री जी तो चिंतित नहीं है, हम खुद चिंतित नहीं है। कई जगहों पे हमने बार बार आग्रह किया लोगों से मीटिंग के लिए कई प्रकार से, और बस वही लोग आते हैं जिनकी समस्याएं हैं, जिनको ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जिनको किसी भी हाथ में ज्वाइन करना है स्कूल, उनके अलावा किसी को कोई चीज पड़ी नहीं है। उम्मीद है माननीय शिक्षा मंत्री जी को भगवान बुद्धि देगा, उनके लिए हम बहुत जल्द सभी जिलों में हवन यज्ञ भी करवाएंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को बुद्धि मिले, और जो चारों मध्य प्रदेश के स्कूल में क्यों सभी आप शिक्षा विभाग में जितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पता है, उस पर वो कार्रवाई करवाएंगे और देश के जो भविष्य है बच्चे, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। हमारा भविष्य संवारने से रहे, क्योंकि जिस तरह की उनकी बातें हैं, जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं हर जगह कि हमने तो कह दिया है, हमने तो बता दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, या जो लोग बोल रहे हैं उनको वो ये बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए, कोई दूसरा काम देख लो, हम लगवा देते हैं, इसमें क्यों पड़े हो। इस तरह के बयान माननीय शिक्षा मंत्री जी के आ रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा मंत्री जी कहीं से कहीं तक हमारे लिए विचार नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद था कि आज नहीं तो कल शिक्षा मंत्री जी हमारे लिए विचार करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा आदेश हम लोगों के लिए लागू करेंगे। साथियों, ऑफलाइन नियुक्ति वर्तमान में जारी है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले उसका वीडियो डाला है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। 31 दिसंबर लास्ट डेट है ऑफलाइन नियुक्ति की। 31 तारीख के पहले सभी प्रकार की समस्याएं जो आप लोगों की है वो सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद है जल्दी वैकेंसी नॉट अवेलेबल, शॉर्ट टर्म वैकेंसी का अप्रूवल, और जो ब्लॉक लेवल पैनल है उस पर काम चल रहा है। कल परसों तक में ब्लॉक लेवल पैनल जिनका गलत है, जिसे कोई सिवनी में दिख रहा है लेकिन उनका नाम पूरे जिले में कहीं नहीं आ रहा है, उनका नाम कल या परसों के बाद से अपने ब्लॉक में दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से स्कूलों में हो जाएगी। और आगामी जानकारी आप लोगों को कल दूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट संबंध में हमारी कल जो मीटिंग हुई है काफी अच्छी मीटिंग रही, और 10 तारीख तक हमारे साथी जो जुड़ना चाहते हैं हमारे केस में जुड़ सकते हैं। 10 तारीख को हमारी दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है। कम से कम हम 2 से 3 लोग जो हमारी समिति में हैं, जो हमारे पर्सनल केस में है, पर्सनल केस की बात कर रहे हैं। हम संगठन की ओर से कोई केस ना लगाया था, ना हम लगाएंगे, क्योंकि एक बार हमने संगठन की ओर से केस लगाने की तैयारी की थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो अब हमने पर्सनल केस लगाया था, आप लोगों को पता है, जो हमारा लगा हुआ है। 22 तारीख को 10 जनवरी को हमारी इस संबंध में दिल्ली में मीटिंग है। 10 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जो भी साथी मेरा दिल्ली चलना चाहते हैं चल सकते हैं, जो मेरे कोर्ट केस से संबंधित है वही चल सकते हैं, जो मेरे कोर्ट केस में जुड़े हुए हैं। और उम्मीद है कि 15 जनवरी को हमारी केस की
पहली सुनवाई होने जा रही है। जो हमने जो मांग की है माननीय न्यायालय से कि हमें पता है कि आप डायरेक्टली हमें शिक्षक निभा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप सरकार को ये कह सकते हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, इनका जो भविष्य अंधकारमय है। हमारे गांव में खेलते थे हम लोग गड़ा गेंद, आप लोगों को याद था, याद होगा गड़ा गेंद होता है कि इस जगह से उस जगह मारो, उस जगह से उस जगह मारो। वो यार हमारी है कि हम यहाँ पे थे, कुछ टाइम बाद हम वहां पहुंच गए, हम कुछ टाइम बाद वहां पहुंच गए, तो हमें गड़ा गेंद न बनाया जाए। कम से कम एक स्थायी जगह हमारे लिए नियुक्त कर दिया जाए, जो भी सरकार करे नीति बना दे। तो 10 जनवरी तक आप लोग जिनको जुड़ना है, पर्सनल केस ध्यान रखें, 5,000 रुपये फीस है हमारी। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, यही बार बार आप लोग पूछते रहे तो फीस कितनी लगेगी। तो हम नामजद केस लगा रहे थे, नामजद हमारा केस चलेगा। आजकल में जो 90 लोगों की सूची मेरे पास है, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी फीस जमा की है पूरी, उनकी लिस्ट भी आज या कल में मैं वीडियो के माध्यम से डाल दूंगा। कई लोग नए जुड़े हैं और जो कुछ लोग पुराने थे, हाईकोर्ट तक सीमित थे, उनका सफर हाईकोर्ट में खत्म कर दिया गया। जिनकी फीस आधी आई थी, इनकी फीस पूरी जमा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 10 तारीख को एक बड़ी मीटिंग सुप्रीम कोर्ट में के वकील रहेंगे। और हमारे कि मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, कई लोग ये पूछ रहे थे कि वकील आपके कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे 3 वकील केस लड़ रहे हैं, जिसमें से एक साउथ इंडिया के रिटायर्ड, जो मतलब तमिलनाडु के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक वो है, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर जो वहां पे काम देखते हैं वो रहेंगे, और एक और जो हमारा पूरा केस जबलपुर का देखते हैं, वो 3 लोग हमारे वकील रहेंगे इस केस को जो पैरवी करेंगे। अब मैंने इसको प्रॉपर्ली तैयार कर लिया, कुछ पैसे की समस्या थी, हमने कुछ लोगों ने अभी नए लोग जुड़े 10 से 15 लोग, उनके पैसे इकट्ठा हो गए 70-75 रुपए। मेरे पास 1.5 लाख रुपए पहले से थे, जो कि हाईकोर्ट में केस लगाने पर बचे हुए थे। उन सबको मिला के हमने जो उनकी फीस पहली मांग की थी उन्होंने, वो हमने पेड कर दिया है। और 10 तारीख को उन्होंने बुलाया है कि 10 तारीख को हमारी उसमें मीटिंग होगी। क्या हमें बेस रखना है, किस बेस पे आपकी, देखिए जो ये चिल्ला रहे हैं कि हम व्यापम पास हैं, हम ये हैं, ये तो हमारा एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, क्योंकि आरटीई रूल लागू है, ये सब चीज मैं मानता हूं। लेकिन हर वो व्यक्ति इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है जिसने कम से कम सरकार को अपनी 3 साल सेवाएं दे दी है। क्योंकि सरकार को अगर हम योग्य नहीं थे, हमारा एक ही सवाल है, अगर हम योग्य नहीं थे तो हमें किस बेस पे स्कूलों में